सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, फर्स्ट ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो लास्ट का समय है, ये नीट 23 एग्जाम सिर पे आ गया है। तो इस समय क्या है कि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करने की कोशिश करो। तो इसी सिलसिले में मैं एक थ्योरेटिकल चैप्टर लेके आया हूँ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि हम लोग बार बार छोड़ देते हैं। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, ये सब ऐसे चैप्टर है जो पढ़ने का मन भी नहीं करता और बार बार छूट जाता है। और चूंकि आसान चैप्टर है, याद करने वाला चैप्टर है, इसको आप यदि बार दो चार बार रिवाइज कर लेते हो एग्जाम से पहले लास्ट टाइम में, तो आपको याद हो जाएगा। और याद हो जाएगा तो इसमें क्या है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आने हैं। तो याद है तो आपने जल्दी से सवाल लगाया और आगे बढ़ गए। तो इसको मैंने बेसिकली एक पेज में समराइज किया है। एक्चुअली ये समरी क्या, आप मान के चलो, समरी क्या, ये मतलब सारा ही चीज़ है। बस थोड़ा सा पेज जूम हो जाता है ना, तो इसमें मैंने ऐसे करके लिख दिया है। और क्या है कि इसको देखो, हो सके तो प्रिंट करा लेना, बार बार 4-5 बार रिवाइज कर लेना। और ठीक है, बार बार याद करना, याद करने वाली चीज़ है, बोलती भी है। और मैं एक छोटा सा वीडियो बना के इसको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे कैसे मैंने लिखा है। बाकी याद आप ही को करना है और आपको बार बार पढ़ के ही याद करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में देखो, एंटासिड से शुरू किया है। ठीक है, तो क्या है, एंटासिड में पहले तो इसको छोड़ो अभी कुछ देर के लिए, यहाँ से समझो कि जैसे हमारे स्टमक में जो हमको एसिडिटी होती है वो किस वजह से होती है। स्टमक में हम सबको पता है कि HCl सिक्रेट होता है। बायो वाले जानते होंगे, ऑक्जेंटिक सेल से HCl सिक्रेट होता है। ठीक है, तो क्या है कि HCl सिक्रेट होता है। अब यदि उसका ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो हमको पेट में एसिडिटी हो जाएगी। तो शुरुआती दौर में क्या करते थे कि पता था कि पेट में एसिड है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग बेस दे देते थे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो ये सब बेस हम लोग उसको दे देते थे पेशेंट को। उससे क्या होता था कि उसके स्टमक का एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता था, तो वो अपना खुश, उसकी तबीयत ठीक हो गई। लेकिन उससे क्या हुआ कि जब हम लोग जो बेस देते थे उससे बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन जो हुआ, ठीक है, तो जो बाइकार्बोनेट का एक्सेस हो जाता था, उसकी वजह से एसिड का और ज्यादा सिक्रेशन होने लगता था। तो ये हमारा साइड इफेक्ट हो गया। तो धीरे धीरे एडवांसमेंट होता गया और हम लोग ये पता किए कि जो आपका स्टमक है, स्टमक के वॉल पे हिस्टामिन के रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, हिस्टामिन के रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, बॉडी में ठीक है, बॉडी में जब हिस्टामिन का लेवल बढ़ता है तो ये रिसेप्टर उसको सेंस करते हैं और HCl का सिक्रेशन करते हैं, किसमें, स्टमक में। ठीक है, तो ये आपका हिस्टामिन बढ़ा, हिस्टामिन का लेवल बढ़ा, ये गया बाइंड किया स्टमक वाल पे जो रिसेप्टर है, जिसकी वजह से पेट में HCl का सिक्रेशन हुआ। ठीक है, तो जब ये रिसर्च में हमको पता चला तो हमने सर्च किया कि बॉडी स्टमक के वॉल पे जो हिस्टामिन के रिसेप्टर हैं, तो इससे क्या किया जाए कि हम लोग ऐसा करके दवा बनाते हैं एंटी हिस्टामिन। वो क्या करेगा, हिस्टामिन के रिलीज को रोकेगा, जिसकी वजह से एसिड का सिक्रेशन भी पेट में कम होगा, तो हमें आराम मिल जाएगा। तो क्या हुआ कि हमने सर्च किया, मतलब एंटी हिस्टामिन जो एसिड के सिक्रेशन को कम करती है पेट में, जैसे कि सिमेटिडिन और रेटिडिन। सिमेटिडिन को टेगमेट बोलते हैं, रेटिडिन को जेंटेक बोलते हैं। ये तो आप लोग को शायद पता हो। जैसे जो कभी कभी पेट दर्द करता है तो डॉक्टर एसी लॉक दवा लिखता है ना, एसी लॉक 150। इसका जब कभी साल्ट पढ़ोगे ना तो वो रेनिटिडिन ही होता है। ठीक है, तो ये बात हुई। अब बात में और हिस्टामिन का बॉडी में फंक्शन क्या होगा, बायो वाले पढ़े होंगे कि हिस्टामिन क्या करता है, एलर्जी को एलर्जी को प्रमोट करता है। ठीक है, एलर्जी की रिएक्शन बढ़, तो जैसे कि हिस्टामिन के बढ़ने से पेप्सिन और HCl बढ़ रहा था, तो हमने ये दवा दे दी, जिसकी वजह से पेप्सिन मतलब HCl का सिक्रेशन कम हो गया, तो एसिडिटी सही हो गई। अब क्या हुआ कि जो तुम्हारा हिस्टामिन है वो नेसल कंजेशन और एलर्जी भी काज कराता है। एलर्जी काज कराएगा, आप में एलर्जिक सिम्टम आएंगे, छींक आएगी, ठीक है, नेजल कंजेशन हो जाएगा। तो जैसे कुछ दवा आती है, ब्रोमफेनरामिन और टर्फेनाडिन। ब्रोमफेनरामिन को डिमटेप बोलते हैं, टर्फेनाडिन को सेल्डेन बोलते हैं। तो ये सारी दवा क्या करती है कि ये हिस्टामिन के रिसेप्टर से ब्लॉक करती है, उन रिसेप्टर से जो ल्यूकोसाइट मतलब कि WBC पे प्रेजेंट होते हैं। और उस WBC ल्यूकोसाइट से हिस्टामिन का सिक्रेशन होता है, उसको ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से हमारे अंदर एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने एक ही सवाल पूछा है कि तब जब ये दवा देंगे तब भी एलर्जी कम होनी चाहिए, ये दवा देंगे तो HCl भी कम होना चाहिए, तो ये दोनों दवा कॉन्साइड क्यों नहीं की।
तो इसका उसने आंसर भी लिखा है कि जैसे ये सारी दवा है जो सिमेटिडिन रेनिटिडिन है, ये सब एचसीएल के सिक्रेशन को कम करती है क्योंकि इनका रिसेप्टर स्टमक वाल पे प्रेजेंट होता है। और ये सारी जो दवा है ये एलर्जी को रिड्यूस करती है क्योंकि इनका रिसेप्टर ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी के सेल पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये हिस्टामिन को कम करती है वो, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग रोल है। तो एंटी हिस्टामिन में बस इतना ही याद रखना था, और ये चारों मेडिसिन याद रखनी थी, मतलब ये चारों केमिकल चार्ज याद रखने थे। फिर आते हैं ट्रैंक्विलाइजर क्या होते हैं, इसको थोड़ी देर समझते हैं। तो बात यह है कि हमारे किडनी के ऊपर जो सुप्रारेनल ग्लैंड होता है जिसको हम लोग एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड से हार्मोन जो निकलती है, जो मेडुला से हार्मोन निकलती है, कौन कौन से निकलती है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। तो नॉर एड्रेनलिन क्या करता है, मूड चेंज कॉज कराता है। यदि नॉर एड्रेनलिन का सिक्रेशन कम हुआ, ठीक है, तो सिग्नल का ट्रांसमिशन कम हो जाएगा जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन होता है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन ये सब क्या है, सिग्नल ट्रांसमिशन कराते हैं, ठीक है, केमिकल जैसे एसिटिल कोलिन होता है वैसे ही ये सब भी सिग्नल ट्रांसमिशन में काम आते हैं। तो तो देखो क्या होता है कि नॉर एड्रेनलिन का यदि लेवल कम होता है तो उसकी वजह से हमको डिप्रेशन होता है। ये थोड़ा सा चीज समझाया है। फिर उसके बाद बताया है कि मतलब ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस या स्लीपिंग पिल, यही सब होता है ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर किस तौर पे यूज करते हैं, तो स्ट्रेस के ट्रीटमेंट में, या ये बढ़िया कंस्टिट्यूएंट होते हैं स्लीपिंग पिल में, जैसे स्लीपिंग पिल में ट्रैंक्विलाइजर ही होता है ज़्यादा। तो जैसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आपको याद करनी होगी, कौन कौन सी, इप्रोनियाजिड, फेनल्जिन, इक्वेनिल, फ्लोराडाइजिपॉक्साइड, मेप्रोबेमेट और बारबिचुरेट होते हैं, जैसे कि वंसल, कौन कौन, वर्नाल, एमाइटाल, निम्बुटाल, सिकोनाल, लुमिनाल, ठीक है। तो ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आपको याद करने हैं। फिर आते हैं एनाल्जेसिक पे, ठीक है। एनाल्जेसिक हम सबको पता है पेन किलर को बोलते हैं, एनाल्जेसिक पेन किलर को बोलते हैं। आपने बचपन में सुना होगा कि जो पैरासीटामोल होता है ये एनाल्जेसिक भी होता है और एंटीपायरेटिक भी होता है, ठीक है ना। एनाल्जेसिक मतलब जो दर्द को कम करे, पायरोजन मतलब क्या हुआ, हीट, पायरो मतलब हीट, एंटीपायरेटिक मतलब जो क्या करे, हीट को कम करे। तो जो जो तुम्हारा पैरासीटामॉल होता है ये एनाल्जेसिक भी होता है जिससे पेन में रिलीफ मिलता है, और एंटीपायरेटिक भी होता है जिससे कि बॉडी का फीवर भी कम होता है, ठीक है। तो एनाल्जेसिक जैसे पेन किलर को बोलते हैं। अच्छा भैया, तो एनाल्जेसिक दो टाइप के हो गए, नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक मतलब जो एडिक्टिव हो, नॉन नार्कोटिक मतलब जो एडिक्टिव ना हो, ठीक है। तो पहले नॉन नार्कोटिक देख लेते हैं। नॉन नार्कोटिक क्या होता है, नॉन एडिक्टिव, जैसे कि पैरासीटामोल, एस्पिरिन। एस्पिरिन का स्ट्रक्चर आपके उसमें शायद एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में दिया है, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है, कि बेंजीन के ऊपर एक सी डबल ओ एच होता है, यहाँ ओ एच होता था जिससे इसको रिएक्शन कराते हैं ना शायद उससे, तो सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री लग जाता है, ठीक है। तो पैरासीटामोल और एस्पिरिन ये नॉन नॉन एडिक्टिव होते हैं, जैसे कि हम लोग पैरासीटामोल खाते हैं कहाँ एडिक्शन होता है, और ये दोनों एंटीपायरेटिक भी हैं, ठीक है। तो देखो एस्पिरिन क्या करता है, ये एस्पिरिन के बारे में कहानी लिखी हुई है कि एस्पिरिन जो है प्रोस्टाग्लैंडिन के भी सिक्रेशन को कम करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस होता है, जब बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ता है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमको पेन होता है। अब जो एस्पिरिन होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को कम कर देता है जिससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होता, तो जिससे हमको पेन में आराम मिलता है। और एस्पिरिन क्या है, एंटी कोगुलेटिंग है, तो वो हार्ट अटैक से आपको बचाएगा। इसको कैसे, जैसे क्या होता है ना कि हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरी होती है, हार्ट की जो सप्लाई जिस ब्लड वेसल से होती है, ठीक है, उसमें मान लो क्लॉट बन गया, उसमें मान लो ब्लड का क्लॉट बन गया, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह आप लोग, ठीक है, तो भी जानो। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ठीक है। तो कोगुलेटिंग, यदि यदि क्लॉट बनने की वजह से आपका हार्ट में ब्लॉकेज हो रहा है, हार्ट के सर्कुलेशन में, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, तो क्या है कि एस्पिरिन एंटी कोगुलेटिंग होता है, तो उस क्लॉट को ये हटा देगा जिससे हमारा हार्ट अटैक नहीं होगा, ठीक है। और नॉन नार्को सॉरी नार्कोटिक पेन किलर कौन से हो गए, जैसे कि मॉर्फिन, हीरोइन, ठीक है, ये सब जैसे कि जो अ, जैसे कि जो लोग मतलब कि नशा करते हैं, जो लोग ड्रग लेते हैं जैसे कि मॉर्फिन वगैरह, हीरोइन वगैरह, वो लोग क्यों लेते हैं, उनको आराम मिलता है। तो मॉर्फिन और हीरोइन ये सब जानते हो बहुत पोटेंट एनाल्जेसिक होता है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा एनाल्जेसिक होता है। जैसे किसी की हार्ट सर्जरी हुई हो, अब किसी की हार्ट सर्जरी हुई तो उसका चेस्ट ही आप तोड़ ताड़ के काटे पीटे हो, तो उसमें क्या होगा कि उसको बहुत अच्छे बहुत पोटेंट पेन किलर की जरूरत होगी, तो उस समय पेशेंट को मॉर्फिन हीरोइन वगैरह दिया जाता है। बायो में आप लोग पढ़े हो कि मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, ओपियम। ठीक है, तो फिर यहाँ से दो तीन स्ट्रक्चर है, इसको याद करना जरूरी है। अच्छा, याद करना क्या है, ये तो आपको याद ही याद करना है क्योंकि ये आपका बायो में भी दिया है, तो बायो का भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप जैसे बना है वैसे ही याद कर लेना। एक ऐसे बेंजीन रिंग बनाना, फिर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, जैसे भी है इसको ऐसे बना ले। फिर एक और रिंग बना के इसको इधर पे एक लाइन दिखा के फिर ऐसे ऐसे NCH3, ठीक है, बना के इसको याद कर लेना। ये बायो में भी पूछ सकते हैं, यहाँ भी पूछ सकता है, और जब ये याद हो गया तो वही स्ट्रक्चर है, बस यहाँ OH की जगह OAC लगा देना। ठीक है, ठीक है, और यहाँ OCH3 एक जगह लगा देना तो कोडिन बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, डाई एसिटिल मॉर्फिन को ही तो हीरोइन बोलते हैं, तो वो हाइड्रोजन हटा के वहाँ पे एसिटिल ग्रुप लगा देना। तो डाई एसिटिल मॉर्फिन आप बायो में भी याद करते हो कि मॉर्फिन का डाई एसिटाइलेशन करते हैं तो हीरोइन बनता है। ठीक है, तो ये याद, तो ये भी याद, तो ये कोडिन का याद ही कर लेना। ठीक है, एक जगह मिथाइलेशन कराना बस। फिर उसके बाद आ जाओ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक में देखो क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है अपने को। एंटीबायोटिक में सबसे पहले कहानी लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी में, सर्च ऑफ एंटीबायोटिक कैसे शुरू हुई थी। तो पहले दिया पॉल एलरिच के बारे में। तो पॉल एलरिच क्या थे, इन्होंने सिफिलिस क्या होता है कि एसटीडी होती है ना, तो जो कि काज बाई बैक्टीरिया स्पायरोचिटी। तो सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने साल्वार्सन मेडिसिन ड्रग बनाई थी, जो एस आर्सफेनामिन थी। ठीक है, उसमें क्या था, आर्सेनिक, डबल बॉन्ड आर्सेनिक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। बाद में पता चला कि आर्सेनिक टॉक्सिक है, तो इन्होंने आर्सेनिक की जगह एक फिर से नया ड्रग तैयार किया, प्रोटॉन्सिल, जिसमें आर्सेनिक हटा के एन डबल बॉन्ड एन लगा लिया। ठीक है, एजो ग्रुप, ठीक है, एजो वाला ग्रुप। ठीक है ना, तो फिर उसके बाद में पता चला कि अच्छा जो प्रोटॉन्सिल है वो बॉडी में सल्फेनिल अमाइड में कन्वर्ट होता है, जो कि एक्टिवली काम करता है किसके ट्रीटमेंट में, बैक्टीरियल के मतलब एंटीबायोटिक के ट्रीटमेंट में। तो उसके बाद में सल्फा ड्रग वगैरह की डिस्कवरी हुई। ठीक है, जिसमें से मोस्ट इफेक्टिव सल्फा ड्रग सल्फापिरिडीन है। बहुत लोग को इस पे नजर नहीं गई होगी, हमको पता है, छूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये याद रखना है कि जो पॉल एलरिच है वो सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए, पहले तो याद रखना सिफिलिस काज्ड बाय स्पायरोचिटी, ये भी पूछ ही सकता है। तो पॉल एलरिच ने सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए ए आर्सेनिक, डबल बॉन्ड आर्सेनिक का कंपाउंड बनाया, जो कि आर्सफेनामिन था, साल्वारसन, जो टॉक्सिक था, इसलिए जो उन्होंने उसको आर्सेनिक को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दिया, सेम ग्रुप का कंपाउंड, सेम ग्रुप का एलिमेंट लेके एजो ग्रुप लगा दिया, जिसका नाम उन्होंने प्रोटॉन्सिल दिया। और उससे पता चला कि प्रोटॉन्सिल जो है बॉडी में सल्फानिलमाइड में कन्वर्ट होता है, जो कि एक्टिवली बिहेव करता है एंटीबायोटिक की तरह। तो बाद भविष्य में सल्फा ड्रग की डिस्कवरी हुई, जिसमें से मोस्ट इफेक्टिव सल्फा ड्रग सल्फापेरिडिन था। बाद में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की तुम लोग डिस्कवरी पढ़ते ही हो, इन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी फ्रॉम पेनिसिलियम फंगस। ठीक है, फिर याद करने वाली चीज अब आ गई। याद करने में क्या क्या है कि जो टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स होते हैं बैक्टीरिया पे क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, उस बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, तो जो बैक्टीरियल साइडल होंगे और बैक्टीरियो स्टैटिक, स्टैटिक से याद रखो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगा, यानी इनहिबिटरी इफेक्ट होगा, और साइडल मतलब किलिंग इफेक्ट होता है ये। तो बैक्टीरियो साइडल या किलिंग, बैक्टीरियो स्टैटिक है इनहिबिटरी। तो बैक्टीरियोसाइडल में क्या है, पेनिसिलिन, ओफ्लैक्सासिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स। बैक्टीरियोस्टैटिक में क्या है, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेमफेनिकॉल। इतना याद रखो कि अपने बायो में ये सब जो एग्जांपल दिया ना, बायोटेक में वहां नहीं दिया है, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेमफेनिकॉल, बायोटेक वाले चैप्टर में। ये सब एंटीबायोटिक को यूज करते हैं वहाँ पे शायद सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पे। तो ये सारे जो अपने बायो में है, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेमफेनिकॉल, ये सब इनहिबिटरी ग्रोथ वाले हैं, और पेनिसिलिन, ओफ्लैक्सासिन, अमीनोग्लाइकोसाइड ये सब बैक्टीरियोसाइडल हैं। एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरेमफेनिकॉल बस इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को। फिर स्पेक्ट्रम एक्शन पे डिवाइड किया है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो होते हैं जो कि या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारे या तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को मारे, जैसे कि पेनिसिलिन जी। ठीक है, फिर बाद में ब्रॉड स्पेक्ट्रम की डिस्कवरी हुई, शायद शायद लेटर ऑन ही डिस्कवरी हुई होगी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले जो एंटीबायोटिक होते हैं वो उनको मतलब नहीं है, वो बैक्टीरिया है बस मार देंगे, चाहे ग्राम पॉजिटिव हो चाहे ग्राम नेगेटिव हो। ग्राम स्टेनिंग आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बैक्टीरिया को ग्राम स्टेनिंग के बेस पे डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। हालांकि कोचिंग वाले पढ़ा भी देते हैं, जो कि बहुत गलत करते हैं, नहीं पढ़ाना चाहिए, यदि नहीं दिया है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे सेल वाले चैप्टर में थोड़ा सा लिखा है बस। ठीक है, उसमें पूरा प्रोसीजर पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो
ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है अपने, पेनिसिलिन जी को बस याद रखो नैरो में है, बाकी सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। कौन कौन, एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल, वैंकोमाइसिन और फ्लैक्सासिन, डाइसिडर्जिन। ठीक है। तो अच्छा ये भी याद रखना है कि एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन पेनिसिलिन जी के मॉडिफिकेशन से ही बनाया गया है। ठीक है। ये भी याद रख लेना कि कैंसर सेल के टुवर्ड टॉक्सिक कौन है, डाइसिडर्जिन। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, एंटीसेप्टिक। एंटीबायोटिक के बाद आपको पढ़ना है एंटीसेप्टिक। अच्छा एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं। एंटीसेप्टिक जैसे कि मान लो कहीं आपको चोट लग गई, ठीक है, तो वहां पे उसको चोट लग गई तो उसको तुरंत डेटॉल सेवलॉन से धुलते हैं ना, उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ही होती है। एंटीसेप्टिक का मतलब कि जैसे आपको चोट लग गई तो आपका स्किन वहां से हट गया, तो वहां पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, तो उससे उसको वहां पे एंटीसेप्टिक लगा दो आप। ठीक है। जो कि प्रिवेंट करे ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहां पे मतलब बैक्टीरिया का ग्रोथ ना होने दे, यानी आपको इन्फेक्शन ना हो उससे बचाने के लिए। ठीक है। जैसे कि आपको कहीं पे वाउंड लग गया, मतलब कहीं पे कट लग गया, कहीं पे चोट लग गई, तो आप कौन कौन सा एंटीसेप्टिक यूज करते हो। हम लोग तो सबसे पहले आयोडीन का टिंचर ही यूज कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि मार्केट में पोवोडिन आयोडीन करके आता है, 5% सोल्यूशन बीटाडीन। ठीक है। तो हम लोग उसी को यूज कर लेते हैं। खैर, फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, डेटॉल आप लोग जानते हो, बिथ्योनाल, इसको सॉप में मतलब साबुन में ऐड किया जाता है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के तौर पे। जैसे कि अपना ये लोग सेवलन वगैरह ऐड करते होंगे अपने साबुन में। आयोडोफॉर्म, वही टिंचर ऑफ आयोडीन बीटाडीन। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड वीक एंटीसेप्टिक फॉर आई है, ये आपको यहाँ तो नहीं लेकिन वहां पे मिल जाएगा, मैंने खोजा था इधर उधर से। ये आपको ग्रुप 13 में बोरिक एसिड जहाँ दिया है उसके यूजेस में लिखा है कि बोरिक एसिड इज वीक एंटीसेप्टिक फॉर आई। फिर 0.2 सोल्यूशन ऑफ फेनॉल, इसको अभी रोको एक मिनट। ठीक है। 0.2% सोल्यूशन ऑफ फेनॉल। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, ये सब नाम तो याद हो ही जाते हैं, आसानी से याद हो जाते हैं बाय द वे। यहाँ के आपको याद ये रखना है कि डेटॉल का कंपोजिशन क्लोरोजाइनिलान प्लस टर्पिनॉल, क्लोरोजाइलिनाल प्लस टर्पिनॉल। ठीक है। और बोरिक एसिड वाला वहां पे दिया है, खैर यहीं पे करके याद कर लो। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, जैसे आपका वही फ्लोर क्लीनर करने वाला, जैसे कि फिनाइल वगैरह आता है, डॉक्टर ब्रांड फिनाइल, लाइजॉल वगैरह। तो ये फ्लोर क्लीनर क्या होते हैं कि जैसे आपके घर में आपने लाइजॉल से अपना फ्लोर क्लीन कर दिया, तो वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। आप तो जैसे कि घर में सफाई करने के लिए आप डिसइंफेक्टेंट यूज करोगे, ये भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहा है या उनको मार रहा है। जैसे कि 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, क्लोरीन वाटर 0.2 to 0.4 ppm, SO2। ठीक है। और जैसे कि ये ऐसा दिया है ना, एक लाइन लिखी होगी, 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनाल वर्क एज एंटीसेप्टिक, वेयर एज 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनाल वर्क एज डिसइंफेक्टेंट। तो डिसइंफेक्टेंट जो है थोड़ा सा एंटीसेप्टिक से तगड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि भाई इतना तगड़ा चीज, अब डिसइंफेक्टेंट आप अपने, आपको कहीं चोट लगी, आपको कहीं कट लगा, आप वहां पे डिसइंफेक्टेंट लगा दो, लाइजॉल ले जाके डाल दो मारने के लिए, तो थोड़ा सा ज्यादा नहीं तगड़ा हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। तो एंटीसेप्टिक थोड़ा माइल्ड होता है और डिसइंफेक्टेंट थोड़ा सा तगड़ा होता है, क्योंकि उसको आपको फ्लोर लोड पे अप्लाई करना है। ठीक है। फिर एंटी फर्टिलिटी ड्रग। ठीक है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग नॉरएथ्रिनोन, इथाइल एस्ट्राडियल या नोएस्ट्रॉन। ठीक है। तो ये देखो क्या है कि जब हम लोग को रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर पढ़ाया जाता है क्लास 12 बायोलॉजी में, तो वहाँ पे क्या है कि जो कोचिंग वाले होते हैं महानुभाव लोग, वो लोग क्या करते हैं, 50 वहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन वाली पिल लिखवाते हैं, 50 प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन पिल लिखवाते हैं, जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, अब फालतू का उसको याद करते रहते हो। बायो में तो एकदम नहीं दिया हुआ है एंटी फर्टिलिटी ड्रग के बारे में किसी दवा का नाम। ठीक है। सहेली का दिया है तो वो मान लो ठीक है, उसको याद कर लो कि वो नॉन स्टेरॉइडल होता है, वो नॉन हार्मोनल होता है। बाकी यदि एंटी फर्टिलिटी ड्रग प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल है, प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन है, तो ये तो स्टेरॉइडल होगा ही। ये तो स्टेरॉइडल यानी कि हार्मोन वाला होगा ही, क्योंकि इसमें देखो स्टेरॉइड है, प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन कोई भी। तो आपको दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, आप यहीं से एग्जाम्पल उठा के अपने बायो वाले कॉपी में भी, बायो वाली बुक में भी लिख लो, और कहीं से एग्जाम्पल मत उठा के लिखना। ये दोनों यदि नहीं याद रहेंगे तो बाकी दुनिया भर का कुछ भी याद कर लो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो पीओपी में नॉरएथ्रिनोन और पी प्लस सी में इथेनिल एस्ट्राडियोल। ठीक है। तो ये तुमको याद हो जाएगा, क्योंकि देखो ना, इसको ऐसे याद करना, इथिनिल 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 वाले में एस्ट्रोजन होगा, ई फॉर एस्ट्रोजन। और जो नार है, उसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होगा, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल होता है, ये सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होता है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन दोनों होता है, ये दोनों याद कर लेना। तो एस्ट्रोजन जिसमें है, जिसमें एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन तो दोनों में है, जिसमें एस्ट्रोजन है वो इथिनिल एस्ट्राडियोल है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन है वो नॉरएथ्रिनोन है। ठीक है। फिर केमिकल इन फूड है। ठीक है ना। फिर केमिकल इन फूड है, तो फूड में जैसे कि कौन कौन से केमिकल यूज करते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे क्या यूज करते हैं। तो जैसे कि आजकल के मार्केट में देखो वो स्वीट आता है ना, कहते हैं कि जो शुगर वाले पेशेंट हैं उनको आप ये वाली स्वीटिंग एजेंट खिला सकते हो, उनके चाय में डाल के दे सकते हो। तो यही सैकरिन वगैरह रहता है। ठीक है। ये क्या करता है,
जैसे कि आप यदि चीनी खाओगे, यदि आप ग्लूकोज खाओगे, सुक्रोज चीनी खाओगे, तो चीनी खाने से क्या होता है, वो आपके बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ा देता है। तो आपके बॉडी में जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तो पेनक्रियाज से बीटा सेल भाई भाई अपना फंक्शन करती है, और वही जिसकी पेनक्रियाज में इंसुलिन कम हो जाता है, उसको डायबिटीज हो जाता है। तो डायबिटीज वाले पेशेंट को हम लोग इस टाइप का शुगर दे सकते हैं। ये मीठा होता है, केमिकल होता है, ठीक है। हालांकि हार्मफुल होता नहीं है, जहां तक कि यहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये क्या होता है कि बॉडी में बिना टूटे, बिना ब्रेक डाउन किए, जैसा है, जैसा स्ट्रक्चर है, वैसा का वैसा आपके यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है। तो जब ये कंपाउंड कहीं रिएक्ट ही नहीं किया आपके बॉडी में, तो ये आपको हार्म तो करेगा ही नहीं। तो ये नॉन टॉक्सिक हुआ। तो आप शुगर वाले पेशेंट को यदि सैकरिन खिलाते हो, तो उसको मीठा स्वाद भी मिल जाएगा और उसके बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा भी नहीं, तो उसको ब्लड शुगर की समस्या होगी नहीं। तो याद क्या करना है, एस्पार्टेम, सैकरिन, सुक्रेलोज और एलिटेम। जो तुम्हारा चीनी होता है घर का नॉर्मल केन शुगर, उससे 100 गुना मीठा होता है एस्पार्टेम, उससे 550 गुना मीठा होता है सैक्रिन, उससे 600 गुना मीठा होता है सुक्रेलोज, और उससे 2000 गुना होता है एलिटेम। ठीक है। यानी जहाँ 1 किलो चीनी का काम है, और जहाँ पे 2000 किलो का चीनी का काम है, वहां पे आप 1 किलो एलिटेम डाल दो, आपका काम हो जाएगा उतने लड्डू बनाने में। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देख लेना कि जो एस्पार्टेम है वो कोल्ड फूड में सिर्फ यूज कर सकते हैं, हॉट फूड में, हॉट एनवायरनमेंट में इसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। जो आपका सैक्रिन है, याद रखना, ये आर्थोसल्फो बेंजीमाइड है। ठीक है, बस इसका याद कर लेना, और इसका हो सके तो स्ट्रक्चर भी याद कर लेना, और इसका नाम याद कर लेना, बाकी कहीं पे याद करने के लिए नहीं है ऐसा। ढेर सारा स्ट्रक्चर दिया है ना, तो इसका कर लेना। ठीक है। जो तुम्हारा सुक्रेलोज है, ये 600 गुना मीठा है, ये कुकिंग टेम्परेचर पे भी स्टेबल है। ठीक है ना, ये कुकिंग टेम्परेचर पे भी स्टेबल है, तो इसको आप चाय में डाल के अपना मीठी चाय भी बना सकते हो बिना चीनी के। जो कि ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव है सुक्रोज का। ठीक है, जो नॉर्मल हमारा सुक्रोज होता है घर का, उसमें उसका ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव सुक्रेलोज होता है। जो तुम्हारा एलिटेम है, ये ज्यादा स्टेबल है एस्पार्टेम से, बस इतना ही लिखा है। एस्पार्टेम और एलिटेम में एलिटेम ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। फिर फूड प्रिजर्वेटिव। अब जैसे कि क्या हुआ, हमने घर पे पिकल वगैरह बनाया, मिठाई वगैरह बनाई, उसको और ये जो आजकल हल्दीराम वगैरह के पैक्ड रसगुल्ले, गुलाब जामुन आते हैं, उसमें क्या है कि कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव हम डालेंगे ही। केमिकल इन फूड हम लोग पढ़ ही रहे हैं। केमिकल इन फूड हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ठीक है। तो फूड में जो आजकल पैक्ड रसगुल्ला, गुलाब जामुन आता है, उसमें प्रिजर्वेटिव डालेंगे तभी ना वो चलेगा काफी दिन तक, नहीं तो ऐसा खराब नहीं हो जाएगा। तो स्पॉइलेज से बचाने के लिए जैसे साल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल का यूज करते हैं। ये आपको याद हो जाएगा कि घर में जो पिकल बनता है, जो अचार बनता है, उसमें साल्ट भी डालते हैं और वेजिटेबल ऑयल भी डालते हैं, और शुगर को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि घर में वो मुरब्बा वगैरह बनता है, तो उसमें शुगर की चाशनी बनती है ना, तो उससे भी काफी दिन तक उसको रखा जाता है। तो ये सब को हम लोग प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज कर सकते हैं, जिससे खराब ना हो। और सोडियम बेंजोएट, सोडियम सॉर्बेट, सोडियम प्रोपियोनेट, ये तीनों याद कर लेना। बेंजोएट, सॉर्बेट और प्रोपियोनेट, ये सब हम लोग यूज करते हैं। ये केमिकल हैं जो कि नॉन टॉक्सिक हैं, और इसको हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज कर सकते हैं। आई थिंक उसमें यूज होता ही होगा जो तुम्हारे आजकल पैक्ड फूड आते हैं। ठीक है। फिर आ जाओ। फिर सबसे लास्ट टॉपिक केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में दिया, क्लीनिजिंग एजेंट। ठीक है, क्लींजिंग एजेंट। अब जब मैं सॉप एंड डिटर्जेंट पढ़ता था, तब मैं सरफेस केमिस्ट्री से भी उठा के पूरा टॉपिक उसी समय पढ़ लेता था, मिसेल वगैरह फॉर्मेशन। खैर, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है। सॉप, देखो सॉप और डिटर्जेंट का सुनो एक सेकंड। ये जो तुम्हारा सॉप होता है, ये क्या होता है कि जैसे लॉन्ग कार्बन की चेन हो गई, और लास्ट में एक तुम्हारा कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया। जैसे कि जैसे पता है ना, 16 कार्बन का स्टेरिक एसिड होता है, ये फैटी एसिड है। 16 कार्बन का स्टेरिक एसिड होता है। तो अब 16 कार्बन का स्टेरिक एसिड था, 16 कार्बन COOH, ये तुम्हारा स्टेरिक एसिड है। अब इसमें तुमने H हटा के यहाँ पे सोडियम लगा दिया, तो क्या बन गया, सोडियम स्टेरेट। ठीक है, क्या बन गया, सोडियम स्टेरेट। तो सोडियम स्टेरेट हो गया जैसे 18 कार्बन का, ये तुम्हारा साबुन है। ठीक है, सोप में रहता है। तो इसको बनाते कैसे हैं, जैसे फैट या ऑयल ले लेते हैं हम लोग इंडस्ट्री में। सॉप इंडस्ट्री में क्या होता है, जो सॉप बनाने वाली फैक्ट्री है, वहाँ पे फैट फैट ऑयल ले लेते हैं, उसको उसमें बेस डाल देते हैं NaOH, या KOH भी डालते हैं। जैसे KOH यदि बढ़िया क्वालिटी का साफ बनाना है, सॉफ्ट साफ बनाना है बच्चों के लिए, तो वहाँ पे KOH यूज करते हैं। ठीक है। उसमें हमने बेस डाल दिया, इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन करते हैं, तो इससे बन गया आपका सोडियम साल्ट ऑफ फैट, फैट का सोडियम साल्ट बन गया। देखो, देखो फैट क्या होता है, फैट तुम्हारा होता है ट्राई ग्लिसराइड। ठीक है, फैट तुम्हारा होता है ट्राई ग्लिसराइड। ठीक है ना। ये किससे बनता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से। ठीक है।
अब ये तुम्हारा हो गया ग्लिसरॉल। अब इसमें तुम 3 फैटी एसिड जोड़ दो। ठीक है, फैटी एसिड जोड़ दो। फैटी एसिड क्या है? 3 फैटी एसिड जोड़ दो। ये तुम्हारा क्या बन गया? फैट। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? ईस्टर बॉन्ड। आप लोग बायोमोलिक्यूल में वहां पढ़ते हो, बायो में। ठीक है, याद है कि भूल गए? तो ये ऐसे बनता है तुम्हारा फैट, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है। अब यदि दो रहेगा तो डाइग्लिसराइड। अब ये क्या होता है? जैसे कि तुम्हारा ये हो गया, जैसे कि ये तुम्हारा हो गया ग्लिसरॉल, और ये तुम्हारा हो गया लॉन्ग कार्बन की चेन और सी डबल एच, ये तुम्हारा हो गया फैट। एक तुम्हारा हो गया फैटी एसिड। मान लो 16 कार्बन का है तो कौन सी फैटिक एसिड? स्टेरिक एसिड। ठीक है। जब ये जुड़ जाता है तो ये तुम्हारा बनता है फैट, और यही फैट होता है तुम्हारे ऑयल और घी में। तो ये फैट उठाते हैं हम लोग साबुन बनाने के लिए, उसमें सिंपली NaOH कोई बेस डाल देते हैं, जिससे फैटी एसिड अलग हो जाता है और ग्लिसरॉल अलग हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है कि ग्लिसरॉल को हम वापस से रिकवर कर लेते हैं, हमको काम फैटी एसिड से। फैटी एसिड में हम सोडियम क्लोराइड ठीक है, फैटी एसिड में हम सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये जो सॉफ्ट है ये प्रेसिपिटेट कर जाता है। ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि साबुन वाली इंडस्ट्री में क्या होता होगा, ऑयल या फैट को लेते होंगे, उसमें बेस डाल देते होंगे। ऑयल या फैट को लेते होंगे, उसमें बेस डाल देते होंगे, NaOH या KOH, जिससे हमारा क्या बन जाता है? तो ठीक है, यही बनाने का तरीका है। अब इसमें याद रखना, कुछ कुछ चीजें याद रखने वाली चीजें हैं जो कि वो थ्योरी में पूछ लेगा, जैसे कि टॉयलेट सॉप। इसमें बेटर ग्रेड का फैट या ऑयल यूज करते हैं ताकि अच्छी क्वालिटी का सॉप बने, ताकि क्योंकि स्ट्रेन वगैरह हार्ड रहते हैं, तो उसकी वजह से उसमें बेटर ग्रेड ऑफ फैट ऑयल का यूज करते हैं। जो ट्रांसपेरेंट सॉप होता है, जैसे कि पियर्स वगैरह में देखोगे तो वो ट्रांसपेरेंट रहता है, उसमें क्या करते हैं, सॉप को डिजॉल्व करके इथेनॉल में। इथेनॉल में यदि सॉप को मतलब बनाते समय डिजॉल्व किया जाएगा तो उससे ट्रांसपेरेंट सॉप बनता है। सेविंग सॉप जो होते हैं, ठीक है, जो सेविंग करने के लिए, बियर्ड सेविंग करने के लिए जो सॉप बनाए जाते हैं, उसमें देखो ग्लिसरॉल ऐड किया जाता है बेसिकली। ग्लिसरॉल के अंदर प्रॉपर्टी होती है ना, जो ग्लिसरॉल होता है वो वाटर को होल्ड करके रखता है। ठीक है, वो वाटर के साथ बाइंड कर जाता है और वाटर को होल्ड करके रखता है। तो जो सेविंग सॉप है, उसमें यदि हम ग्लिसरॉल कंटेनिंग कंपाउंड यदि डाल दें तो वो वाटर को होल्ड करेगा और आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा, जिससे आपकी सेविंग अच्छी होगी। ठीक है, स्मूथ सेविंग होगी। ड्राई नहीं होगा तो स्मूथ सेविंग होगी, तो कटेगा वटेगा नहीं। तो ग्लिसरॉल कंटेनिंग कंपाउंड रोजिन ऐड करते हैं किसमें? सेविंग सॉप में, जो कि रैपिड ड्राइंग को बचाता है। फिर लॉन्ड्री साफ जैसे कि कपड़े धोने के लिए जो साबुन आता है, जैसे कि हाँ, ये तुम्हारा सर्फ एक्सल बार, रेन बार, इसमें बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, ये सब ऐड करते हैं। हार्ड हार्ड चीजें, जिससे आपका स्ट्रेन निकल जाए। ठीक है। अब एक अब एक एनसीईआरटी में एक छोटा सा पॉइंट है कि वाई सॉप डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। ठीक है ना, ये तुमको वहां पे परमानेंट टेम्पोररी हार्डनेस वाले में भी समझना पड़ेगा। देखो, सॉफ्ट होता है, एक सिंपल चेन होता है फैटी एसिड का। ठीक है। अब हार्ड वाटर में तुमने पढ़ा है कि जो तुम्हारा टेम्पोररी हार्डनेस होता है, उसमें बाइकार्बोनेट होता है, किसका? मैग्नीशियम का और कैल्शियम का। और जो तुम्हारा परमानेंट हार्डनेस होता है, याद है कि भूल गया? परमानेंट हार्डनेस जो होता है, उसमें क्लोराइड और सल्फेट होते हैं, किसके? मैग्नीशियम और कैल्शियम के। तो परमानेंट हार्डनेस जो है तुम्हारा, ये जो कि जो डाई वैलेंट आयन है, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस आता है। ठीक है, हार्ड वाटर में। तो देखो क्या है कि साबुन आपने पानी में डाला, नॉर्मल पानी है, ठीक है, हार्ड वाटर नहीं है, सॉफ्ट वाटर है, नॉर्मल पानी है, एकदम अच्छा पानी है। उसमें आपने साबुन डाला तो वो ऐसे था। सॉफ्ट का जो ये था फैटी एसिड, मतलब सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये ऐसे था। लेकिन हार्ड वाटर में या तो कैल्शियम होगा, या तो मैग्नीशियम होगा। अब ये डाई वैलेंट है। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक ही कैल्शियम देखो दो दो चैन से, तभी ना इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। COO- को Na+ कर रहा था वैलेंसी सेटिस्फाई, लेकिन यहाँ हार्ड वाटर में कैल्शियम जो है, ये आके इन लोगों से बाइंड करेगा, तो ये एक कैल्शियम इसके ऊपर 2+ का चार्ज है, तो 2- चार्ज से सेटिस्फाई होने के लिए ये दो दो चेन को अपने साथ ले ले रहा है। अब इतनी बड़ी बड़ी चेन बन जाती है तो ये क्या हो जाता है? इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन जाता है, जिसकी वजह से सॉफ्ट की प्रॉपर्टी चली जाती है, स्कम वगैरह नहीं बनता है, झाग वाग नहीं बनता है पानी में। ठीक है, हार्ड वाटर में यदि आप साबुन डालोगे तो उससे झाग वाग नहीं बनता है। अब डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट सॉफ्ट का थोड़ा सा और ज्यादा मतलब एक्टिव फॉर्म है। ठीक है। इसमें क्या है, डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट थोड़ा हार्ड होता है, जिसकी वजह से इसको चाहे सॉफ्ट वाटर में डालो चाहे हार्ड वाटर में डालो, ये दोनों जगह फोम बनाएगा। ठीक है, दोनों जगह झाग बनाएगा। ठीक है। तो इवन कोल्ड वाटर में भी ये झाग बना देता है, मतलब ठंडे पानी में भी यदि आप सर्फ एक्सल डालते हो पाउडर डिटर्जेंट, तो वो वहां भी झाग बना लेता है। अब इसमें दो तीन चीजें याद रखनी है, सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है कि जो एनायनिक डिटर्जेंट होते हैं, उसमें एनायन होता है, लॉन्ग चेन कार्बन की चेन तो होगी ही,
फिर उसमें जो आयनिक पार्ट होता है वो क्या होता है, एनायन होता है सल्फेट, जैसे कि सोडियम लॉराइड सल्फेट। ठीक है, लॉरेल सल्फेट। 12 कार्बन के जो फैटी एसिड होते हैं उसको लाउरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, लाउरिक एसिड बोलते हैं। कैटायनिक डिटर्जेंट में क्या होगा, कैटायन पार्ट होगा, तो कौन सा कैटायन होगा, तो सेटिल ट्राई मिथाइल होगा। ठीक है, ट्राई मिथाइल वाला रहेगा, तो सेटिल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये वाली जो कैटायनिक डिटर्जेंट जो आती है वो महंगी होती है, इसके अंदर जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, ये हेयर कंडीशनर में यूज होता है। ठीक है, जो नॉन आयनिक डिटर्जेंट होते हैं वो स्टेरिक एसिड और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल से बनाए जाते हैं, जैसे कि लिक्विड डिश वॉश। आपको सीधे सीधे एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा इसमें से कैटानिक डिटर्जेंट कौन है, तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए एक एग्जाम्पल, सेटिल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। एनायनिक डिटर्जेंट सोडियम लॉरेल सल्फेट, सल्फेट से पहचान जाओगे। ठीक है, इसमें अमोनियम से पहचान जाओगे क्योंकि अमोनियम NH4+ होता है। और नॉन आयनिक में पहचान जाओगे पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल और स्टेरिक एसिड। और एग्जाम्पल याद होना चाहिए कि हेयर कंडीशनर में कैटानिक डिटर्जेंट होता है। ठीक है, इसको कैसे भी करके याद कर लेना। ये जो बॉडी की, मतलब जो हमारे हेड में, मतलब जो हमारे दिमाग में स्ट्रेस भरा हुआ है, जो निगेटिविटी भरी है, वो ये उसको हम पॉजिटिव चीजों से धोएंगे, मतलब हेयर कंडीशनर लगाएंगे। ठीक है, तो याद रखना कि हेयर कंडीशनर में पॉजिटिव यानी कि कैटानिक होता है। और लिक्विड डिशवाश, इसको ऐसे याद कर लेना कि जैसे कि मान लो हमारा विम बार है, विम बार में यदि हम कैटायन या एनायन डालेंगे तो ये हमारे बॉडी में जाके हमको नुकसान ही करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा तो तुम छुड़ा नहीं लोगे, कहीं ना कहीं कॉर्नर पे बर्तन पे लगा ही रह जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि यदि हम विम बार खा भी लेते हैं तो उसमें कैटायन या एनायन है नहीं, वो नॉन आयनिक होता है, मतलब हमारे बॉडी में कहीं रिएक्ट नहीं करेगा, तो हमको उतना नुकसान नहीं करेगा। तो याद रखना कि लिक्विड डिशवाश में नॉन आयनिक डिटर्जेंट होता है, कैटायनिक में सेटल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड होता है, एनायनिक रिएजेंट में सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है। बस इतना ही है, और बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और आसान है यार। बस बार बार पढ़ोगे तो रटा जाएगा, लास्ट का समय है, इस समय यही सब याद रखो, क्योंकि एक दो सवाल इससे फिक्स है। एक सवाल तो फिक्स है, तो 4 नंबर दे ही के जाएगा फ्री में। ठीक है, और थोड़ा सा ये याद कर लेना कि जो ड्रग्स होते हैं वो लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, जैसे 1000 से 500 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट, जैसे तुम्हें पॉलीमर होते थे, पॉलीमर तो बहुत बड़े बड़े होते थे। ठीक है, तो ये ड्रग लो मॉलिक्यूलर मास के होते हैं। और एंजाइम और इनहिबिटर थ्योरम थोड़ा समझाया हुआ है, तो बायो वालों को पता होता है एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वो बायो वालों को पता होता है। तो तुम्हारा जैसे कि वो था ना, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जो बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि रिवर्सिबल होता है, फिर बाद में जब एंजाइम प्लस प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो ये सब जो दिया है, तो एंजाइम और इनहिबिटर का यदि जब बॉन्ड बनता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो इसमें आंसर टिक कर लेना। ठीक है, ये था तुम्हारा केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। ओके, थैंक यू।